हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एक क्लास 9th 10th 11th 12th सभी के लिए है। ऑब्जेक्टिव टाइप मैं क्वेश्चन लिया हूँ, केमिस्ट्री का है, जो हर प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्जामिनेशन किसी इंडियन आर्मी का हो, अग्निवीर का हो, एसएसबी का हो, या एसएससी का हो, या आईटीआई एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो, या पॉलिटेक्निक का हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो, या टेट का, सीटेट का, किसी भी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। तो आप कहीं मत जाइएगा, सीधे हमारे साथ बनिए और हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छा होने वाला है, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ दिया है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का, तो एक ही प्रकार का परमाणु, जैसे पहला दिया है यौगिक, तो आप जानते हो जैसे यौगिक मतलब क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, या जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं तब यौगिक बनता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लो हमने H2O लिख दिया, ये यौगिक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इसको आप तोड़ोगे तो यहाँ आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब क्या, ये एक ही प्रकार के परमाणु नहीं हुए, अर्थात यौगिक नहीं होगा। दूसरा दिया है खनिज। खनिज क्या होता है, भूगर्भ से खनन के प्राप्त जो के पश्चात जो प्राप्त होता है वो हमारा खनिज होता है। जैसे हमारा Fe2CO3, ठीक है ना, Fe2CO3, तो ये हमारा खनिज है। लेकिन ये एक ही प्रकार का परमाणु इसमें नहीं है, इसमें आयरन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये कार्बोनाइट मतलब ये आपका क्या है, इसमें कार्बोनेट है और आयरन भी है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं आयरन कार्बन ऑक्सीजन, एक ही प्रकार का परमाणु नहीं, तो ये हमारा खनिज भी नहीं होगा। दूसरा दिया है तत्व। तो आप जानते हैं तत्व का मतलब होता है रसायन की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है उसको हम तत्व कहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया H, या हमने लिख दिया H2, तो ये जो है इसको आप किसी भी विधि द्वारा तोड़ोगे या अलग करोगे तो आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा। या मान लीजिए हमने O लिख दिया, तो O है, तो O मतलब ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसमें ऑक्सीजन के ही परमाणु मिलेंगे, किसी भी दूसरे तत्व के परमाणु नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तत्व। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दिया है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, ठीक है ना, कह रहा है दो या दो से अधिक तत्व हैं और उनको अगर एक निश्चित अनुपात में मिला करके बनाया जाए तो क्या बनेगा। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है तत्व, तो जो तत्व है तत्व तो बनेगा नहीं, क्योंकि तत्व एक ही प्रकार का होता है, और यहाँ दिया है दो या दो से अधिक, तो तत्व तो हो नहीं सकता। दूसरा दिया है, चलो इसको देख लेते हैं, मिश्रण। मिश्रण क्या है, मिश्रण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, किसी भी अनुपात में। मिश्रण के बारे में आप पढ़े हैं, मिश्रण मतलब जो मिक्सचर होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो जब समांगी मिश्रण होता है तो वही विलयन बनता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं किसी भी अनुपात में, लेकिन प्रत्येक भाग का संघटन एक जैसा हो। जैसे मान लो यदि मान लीजिए 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी को मिला के घोल दें और उसको हिला दें, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि चीनी दिखाई नहीं देता है, चीनी क्या होता है, अदृश्य हो जाता है, ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा दिखाई देता है, प्रत्येक भाग का संघटन एक जैसा होता है। अब यदि 1 लीटर पानी में 100 लीटर मान लो 100 ग्राम चीनी मिला करके हिला दिया जाए, वो भी अदृश्य हो जाएगा, और फिर भी आप देखोगे ऊपर से नीचे तक एक जैसा ही दिखाई देगा, प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा। तो कहने का मतलब मिश्रण वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, और अगर प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होगा तो विलयन बनेगा। किसी भी अनुपात में मिलाया गया और प्रत्येक भाग का संगठन मतलब संरचना अगर एक जैसी है तो विलयन हो गया। और अगर अलग अलग है, मिलाने के बाद अलग अलग है, जैसे तेल को पानी में मिला दिया जाए तो आप देखोगे तेल अलग पानी अलग, गेहूं को मटर में मिला दिया जाए तो गेहूं अलग दिखाई देगा, मटर अलग दिखाई देगा। तो इस तरह से ये विषमांगी मिश्रण हो गया। कहने का मतलब विलयन भी नहीं होगा और मिश्रण भी नहीं होगा। जब एक निश्चित अनुपात में क्रिया करेंगे, संयोग करेंगे, तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनेगा। जस्ट अभी हमने आपको बताया यौगिक कब बनता है,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले। जैसे मान लो हमने लिख दिया H2O, तो यहाँ आप देख सकते हो भार के अनुसार हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो यहाँ रेशियो कितना है, 2 एकम 2, 2 बट 16, एक रेशियो 8 है। अब अगर हमने मान लो लिख दिया 2H2O, तो यहाँ हाइड्रोजन भार के अनुसार 4 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 16 दूनी 32 ग्राम होगा। अगर इसको आप काटोगे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये भी 1:8 आएगा। और अगर इसी को लिख दिया जाए 3H2O, तो भार के अनुसार हाइड्रोजन का जो भार होगा 6 होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का 48 होगा। अब इसको अगर आप काटोगे 16 3 48, तो ये 6 आएगा, 6 बटे 48, 1:8। तो आप देख सकते हो भले ही भार के अनुसार इनकी मात्राएं बढ़ रही है, लेकिन इनका रेशियो हर जगह 1:8 ही है। तो ये तो हमारा यौगिक हो गया है ना, और यौगिक नहीं होगा। इसके बाद में दिया तत्व, तो दिया 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तो तत्व में एक ही प्रकार के पदार्थ के कण पाए जाते हैं, तो तत्व भी नहीं होगा। इसके बाद में दिया है गैस, तो गैस तो ऑलरेडी गैसों का मिश्रण है, इसको तो लेंगे ही नहीं। ये क्या हमारा मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। किसी भी अनुपात में मिला देंगे, मिलाने के बाद जो प्राप्त होगा उसको मिश्रण कहेंगे। अगर प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होगा तो समांगी होगा, और अगर अलग अलग होगा तो विषमांगी होगा। फिलहाल समांगी विषमांगी दिया नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी मिश्रण होगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा है, यह ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु के भी गुण पाए जाए, अधातु के, तो दिया आदर्श धातु, मतलब आइडियल मेटल। तो देखो धातु क्या है, जिसमें धातु के भी गुण हो अधातु के भी गुण हो। कहने का मतलब यह है कि धातु का भी व्यवहार व्यक्त करे, जो धातु के अंदर जो लक्षण होते हैं प्लस जो अधातु के अंदर होते हैं। तो आदर्श धातु जो होंगे, जो आइडियल मेटल होंगे, उनके अंदर धातु और अधातु का तो होगा नहीं। दूसरा दिया है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाया जाता है, मिलाने के बाद ठंड होने के पश्चात जो ठोस प्राप्त होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। कहने का मतलब मिश्र धातु में सिर्फ धातु ही मिलाए जाते हैं, तो इस तरह से ये भी हमारा नहीं होगा। आ जाते हैं धातुमल क्या है। धातुमल के बारे में आप पढ़े होंगे, जब धातु का सांद्रण किया जाता है, क्या किया जाता है, जब अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो अयस्कों के सांद्रण के दौरान ये मतलब जब हमको खनिज प्राप्त होता है, तो जो अयस्क होते हैं, जब अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सांद्रण करने के दौरान क्या होता है, उसमें से मतलब अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, और उन अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, धातु के सांद्रण की क्रिया होती है, फिर भर्जन की क्रिया होती है, निस्तापन की क्रिया होती है, प्रगलन की क्रिया होती है। तो धातुओं में से जो उनके मतलब जो कचड़े निकलते हैं, ठीक है ना, वो हमारे धातुमल कहलाते। तो धातुमल भी नहीं है, ठीक है ना। धातु और अधातु दोनों के गुण मिले, वो हमारा है उपधातु। क्या है, उपधातु है। जो उपधातु होते हैं उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जान गए ना तो आप तहलका मचा देंगे। ये इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा है, जिससे कि आप इसको आसानी से समझें और आपके समझ में आ जाए। देखो क्या दिया है, निम्न में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। अब तक आपने पढ़ा है, आपने जाना है कि जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो धातु होते हैं वो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न दिया है, धातु तो है लेकिन विद्युत का सुचालक नहीं, बिल्कुल, बल्कि क्या है, कुचालक है। पहला दिया है टीन, तो टीन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद में दिया है कापर। अब आप जानते हैं हमारे घर में जो वायरिंग हुई है, सबके घरों में जो वायरिंग हुई है, या तो कापर के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं। 90% कापर के ही तार होते हैं और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये भी आप जानते हैं, तो इसलिए कापर भी नहीं होगा। निकेल, निकेल को देख लेते हैं, तो निकेल में भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो निकेल भी नहीं होगा। देखो विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी है, आवेश का प्रवाह। अगर आवेश का प्रवाह होगा, अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आ जाते हैं लेड, जिसको सीसा बोलते हैं। तो धातुओं की श्रेणी में तो रखा गया है। इसका जो प्रमाण क्रमांक है, इसका जो सिंबल है पीवी है, इसका प्रमाण क्रमांक 82 है, और यह जो होता है 327.4 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर जाता है।
लेकिन क्या है, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण आवेश का संचरण नहीं होता, जिसके कारण विद्युत का सुचालक नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।